हेलो फ्रेंड्स, राम जुडिशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त राम आपको आज हिंदू मैरिज एक्ट का मैरिज एक चैप्टर है, टॉपिक है, उसको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फैमिली लॉ के बारे में कॉमनली समझाया था कि फैमिली लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आशा है आप सभी ने वो वीडियो अवश्य देखी होगी कि फैमिली लॉ में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं और फैमिली लॉ में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। ये सिविल कॉमन कोड बन सकता था लेकिन आज तक बना नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार से क्रिमिनल कोड बने हुए हैं, क्रिमिनल कॉमन कोड आईपीसी वगैरह हैं, जो कि सभी जाति धर्म जो भी इंडियन सिटीजन है या इंडियन के अंदर रहने वाले पर्सन्स हैं उस पर एक समान से लागू होता है। उसी प्रकार से कॉमन सिविल कोड भी बनना बहुत ही आवश्यक है देश के लिए, जिससे कि जाति और संप्रदाय में बटे हुए लोगों के अंतर्गत एक इंडियन होने की भावना हो, ना कि मैं हिंदू हूं, मैं मोमडन हूं, मैं क्या नाम है क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं, इस तरीके की भावनाएं हों। क्योंकि हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा धर्म संप्रदाय लगा हुआ है और इसको रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है। क्यों कि एक ही चैप्टर्स को, सपोज कीजिए मैरिज का ही चैप्टर है, हमें अलग अलग धर्मों के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ के अंदर मोमडन्स अलग पनिश करते थे, हिंदू अलग टाइप से पनिश करते थे, क्रिमिनल लॉ में कॉडिफाई कर लिया लॉर्ड मकाले साहब ने और क्या नाम है एक एक्ट निकाल दिया। उसी तरीके से हिंदुओं को भी उस तरीके से एक कॉमन लॉ होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड सभी के लिए, जिस भी जाति धर्म के लोग हैं। अदरवाइज अब मैरिज का चैप्टर है, हम हिंदू के मैरिज के लिए अलग पढ़ेंगे, मोमडन्स मैरिज के लिए अलग पढ़ेंगे, क्रिश्चियन मैरिज के लिए अलग पढ़ेंगे, और कन्वर्टेड मैरिज हो या क्रॉस मैरिज हो एक दूसरे के अंतर्गत, तो उसके लिए हमें अलग पढ़ना होगा। तो ये मैरिज से रिलेटेड सारी बातें हो गई। तो आइए देखते हैं मैरिज, नॉट ओनली मैरिज, डाइवोर्स, एवरीथिंग अलग अलग धर्मों के हिसाब से हिंदुस्तान में आज भी आजादी के 70 साल बाद भी उसी प्रकार से चल रहा है। आइए देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में कहता है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज क्या होगी? हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज के लिए हुआ है और हिंदू जानते हैं हिंदू के अंदर कौन कौन इंक्लूड कर दिए गए थे। हिंदू मैरिज एक्ट जब 1955 में बनाया गया था तो हिंदूज के अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, इन सभी लोगों को इंक्लूड कर दिया गया था, लिंगायत वगैरह जितने भी थे, और इवन देन के ट्राइब्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था, जब तक कि वो आकर के कहे नहीं भाई हमें ये धर्म में नहीं वो करना है। तो मोमडन्स, क्रिश्चियन और ज्यूज को छोड़ करके रेस्ट ऑफ जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो लगभग हिंदू ही हैं और उनको हिंदू बोला जाता है। हिंदू धर्म फारसी के लोगों ने, फारस के लोगों ने जो सिंधु नदी थी उसको प्रोनाउंसिएशन में वो हिंदू हिंदू बोलते थे, सिंधु नदी को, इंडस रिवर को। इस कारण यहाँ पे एक प्रचलन सा चल गया, वो हिंदू जी उस सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, तो इसलिए एक हिंदू धर्म डेवलप हुआ, जिसे कि हम लोग आज भी मानते हैं कि हिंदूज, वी आर द हिंदूज लिविंग इन द इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी हिंदूज हैं वो सारे हिंदू ही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एचएम में 1955 के चैप्टर 2 में सेक्शन 5 to 8 हमारे मैरिज के बारे में बताया हुआ है कि मैरिज की क्या क्या कंडीशंस होंगी और क्या किस प्रकार से सेरेमनी हो सकती है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारी बातें क्या नाम है सेक्शन 5 to 8 लिखी हुई है चैप्टर 2 के अंदर। और चैप्टर 4 में अगर कंट्रावेंशन हो जाती है किसी भी कंडीशन की तो किस प्रकार से वो मैरिज वॉइड हो जाएगी या नल हो जाएगी एंड वॉइडेबल हो जाएगी, इस बारे में समझाया हुआ है चैप्टर 4 के सेक्शन 11 एंड 12 में। आइए देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशंस क्या है सेक्शन 5 में। 5 में जिस प्रकार से सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसी प्रकार से 5 ही कंडीशंस दी हुई हैं जिसे फुलफिल करनी होती है मैरिज के लिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो मैरिज या तो आपकी वॉइड हो जाएगी या वॉइडेबल हो जाएगी, इसलिए बहुत ही आवश्यकता है ये कंडीशंस को समझना। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज मोनोगेमी। ये कहते हैं चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो,
दोनों ही मोनोगेमी होना चाहिए। मोनोगेमी माने दोनों ही सिंगल होने चाहिए, बैचलर होने चाहिए। अगर बैचलर नहीं है तो इन केस डाइवोर्सी होने चाहिए। अदरवाइज दोनों में से किसी का एक का पार्टनर अगर मर गया है, डेथ हो गई है, तो भी वो सिंगल होना चाहिए। तो इट्स मीन चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, चाहे बॉय हो या लड़का हो, दोनों सिंगल होने चाहिए। वो ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए। अगर मैरिड हैं तो फिर या तो डाइवोर्सी हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो। तो मोनोगेमी हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि हस्बैंड अदरवाइज वाइफ बोथ आर द मोनोगेमी। जैसा कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी मैन शादीशुदा होते हैं और वो जाकर के फिर एक शादी कर लेते हैं। तो दीज मैरिज आर वाइड इन इनिशियो। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन जो है डिजीज को लेकर के है। डिजीज को लेकर के क्या कंडीशन है? सेकंड में 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, इनकैपेबल, वो कैपेबल ही नहीं है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। और अनसाउंड माइंड, मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब है, तो ही इज नॉट वैलिड कि क्या नाम है, वो शादी करने के काबिल है। इस तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट वन है कैपेबल तो है बट मेंटली डिसऑर्डर, पागलपन के दौड़े पड़े हों या फिर मेंटली डिसऑर्डर हो, डिस्टर्ब हो, वो मैरिज की कंडीशन को समझता ही ना हो, तो इस तरीके की डिजीज हो। या इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब होता है रिकरेंट अटैक, यानी कि उसको रिकरेंट अटैक आता है। जैसे कि पहले कभी देखा होगा कि क्या नाम है, लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और भी इस तरीके के डिजीजेस होते थे जो अटैक टाइप में आ जाते थे, तो वो भी कंडीशन रखी गई थी कि हाँ ये भी शादी के लिए वैलिड नहीं है। तो डिजीजेस को लेकर के 3 कंडीशंस में बांटिए, 2-1, 2-2 एंड 2-3। अगर इसमें भी कोई होती है तो इन मैरिजेस को वॉइडेबल मैरिज किया जाता है। पक्षकारों के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ ठीक है भाई, हम पागल आदमी के साथ भी रह लेंगे, या इंसैनिटी है या इनकैपेबल है, कैपेबल है, तो वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आ जाइए एज। एज की एक लिमिट दी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट में कि बॉयज की एज 21 ईयर से अबो एंड गर्ल्स की एज 18 ईयर से अबो मिनिमम होनी चाहिए। एज लिमिटेशन इसलिए दी हुई है कि पहले क्या था, छोटे बच्चों की भी शादियां कर दी जाती थी। राजस्थान वगैरह में तो अभी भी कुछ जातियों में इस तरीके की प्रचलन है कि 12-12, 10-10 साल के बच्चों की भी और उससे छोटे बच्चों की भी इवन शादी कर दी जाती थी, जिन्हें शादी का मतलब ही नहीं पता था। तो लोगों ने क्या नाम है, जिसके कारण की महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थीं और बच्चा पैदा करते टाइम वो डेथ हो जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा, देखा और जूरिस्ट ने दिमाग लगाया कि कम से कम बच्चे को सेकेंडरी ग्रोथ इतना परिपक्व हो जाए। सेकेंडरी ग्रोथ लड़कियों का 12-13 साल में स्टार्ट हो जाता है, लड़कों का 13-14 साल में स्टार्ट हो जाता है। तो इतना परिपक्व हो जाए कि क्या नाम है, वो डिलीवरी वगैरह में इस प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए उन्होंने एक एज लिमिट रखी है कि लड़कियों की कम से कम 18 साल हो, लड़कों की कम से कम 21 वर्ष हो। इसका कंट्रावेंशन कुछ नहीं है। अगर इससे कम उम्र के बच्चे भी शादी कर लेते हैं तो वो शादी मैरिज वैलिड मानी जाती है इन द आईज ऑफ लॉ, HMA के अकॉर्डिंग। ना वो वॉइड होगी ना वॉइडेबल होगी, बट इस पे पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 17-18 HMA में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन आ जाइए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप। 4 और 5 कंडीशंस हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप। दोनों रिलेशनशिप में क्या अंतर है, पहले आप इसको समझते हैं। देखो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो कि इनिशियली प्रोहिबिटेड किया हुआ है। इट्स मीन, सपोज कीजिए बहन भाई आपस में मैरिज नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। चाचा भतीजी मैरिज नहीं कर सकते, बुआ भतीजा मैरिज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर स्टेप मदर है, उनके बच्चे हैं, तो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हुए, तो लोग उसके अंदर भी मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट तो एक ही है, फादर तो एक ही है। तो घरों के अंदर शादियां ना हो, एक गोत्र में शादियां ना हो, इस टाइप की कंडीशंस लगाई गई कि क्या नाम है, वो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है।
पहले से ही मना है कि जिस तरीके से शादियां नहीं हो सकती हैं और ये हमारे हिंदुओं के हिसाब से उचित नहीं है। इसी प्रकार से सपिंडा रिलेशनशिप पिंडदान को लेकर के हिंदुओं के अंदर एक रिलेशनशिप है कि भाई ठीक है, हमारे फादर एक्सपायर हुए, ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, तो उनको पिंड लेकर के पिंडदान किया जाता है। तो उस पिंडदान को लेकर के ही बनाया हुआ है कि हस्बैंड बॉयज को लेकर के कि उसके 5th पीढ़ी तक, यानी कि 5वीं पीढ़ी तक, इट्स मीन 2 पीढ़ी प्रेजेंट आपके चल रहा है, 2 नीचे 3 ऊपर, या आपसे 5 ऊपर, या आपसे जो नीचे आने वाली जनरेशन हैं उसमें 5th जनरेशन तक सपिंडा ही रहेगा। उसमें आपस में कोई भी को रिलेटेड नहीं होगा मैरिज के लिए, वो इनिशियली वॉइड है। नंबर 2, अगर उसी फैमिली की लड़की है, लड़की क्योंकि दूसरे के घर जाती है, मैरिज होकर के दूसरे घर में जाती है, तो वहां पे 3 जनरेशन तक, इट्स मीन फादर देन ग्रैंडफादर या ग्रैंडसन तक, तो वहां पे 3 पीढ़ियों तक है कि उससे रिलेटेड जो भी बच्चे होंगे या जो भी होगा उनके अंदर इस तरीके की कोई भी मैरिज वगैरह नहीं होगी। अगर करते हैं तो वॉइड मानी जाएगी एब इनिशियो। ओके, तो ये हमारा सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये हमारी 5 कंडीशंस, मोनोगेमी, सेकंड डिजीज, एज, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप। तो एक तरीके से याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, मेमोरी, डिजीजेस, एज, प्रोहिबिटेड एंड सपिंडा, MDFs, एक MDFs करके कंडीशंस हो गई हमारे पास, एक फार्मूला बन गया MDS, जिससे कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो MDS नाम से फार्मूला याद रखो मैरिज के लिए, वो भी हिंदू मैरिज के लिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए मैरिज की जो कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशंस को आप वायलेट करते हैं, कंट्रावेंशन करते हैं, तो उस मैरिज को क्या कहा जाएगा। देखिए, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, कंडीशंस MDFs के 5 कंडीशंस में हम कंडीशन नंबर 1 अगर कंट्रावेंशन करते हैं, या 4 करते हैं, या 5 करते हैं, मीन्स मोनोगेमी वाला करते हैं, या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंडा रिलेशनशिप में अगर इस प्रकार की मैरिज कर लेते हैं और उसको कंसील करते हैं, छुपाते हैं, तो वो एब इनिशियो ही वाइड होगी और सेक्शन 11 की पिटीशन डाल करके आप क्या नाम है डिक्लेयर उस मैरिज को वॉइड करा सकते हैं। नेक्स्ट वन आइए, अब वॉइडेबल मैरिज की बातें करते हैं। वॉइडेबल मैरिज में भी सेम वही कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस 5 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस की मैरिज वॉइडेबल होगी वो लिखा हुआ। तो वो सेकंड कंडीशन जो है हमारी, अगर है तो वो मैरिज जो है वॉइडेबल होती है डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि पार्टीज पे डिपेंड होती है। पार्टी उस मैरिज को चाहे तो एग्जिस्ट रख सकती हैं, चाहे तो वो डाइवोर्स ले सकती हैं, या फिर नल एंड वॉइड उसको करा सकती हैं। तो दोनों ही कंडीशंस हैं इसके लिए, डिपेंड अपॉन द पार्टी। वॉइडेबल मैरिज के लिए या तो उसको वैलिड करा लो, वॉइड करा लो, या तो उसको वैलिड करा लो, डिपेंड अपॉन द पार्टीज। ये कंट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस 12(1)(b) में दिया हुआ है। इससे पहले 12(1)(a) में एक और डिजीज दे दिया है जिसे हम इम्पोटेंसी कहते हैं। ही इज नॉट फिट फॉर द सेक्सुअली डूइंग एनीथिंग एल्स। तो इम्पोटेंसी का एक और, जो कि इसके अंदर कवर नहीं हो रहा था, इसलिए सेपरेट दे दिया गया था वॉइडेबल मैरिज में कि इम्पोटेंसी भी इसमें ऐड कर दिया जाए। तो एक तरीके से 1 और A और B आपका डिजीजेस से लेके हो गया। थर्ड कंडीशन 12(1)(c), कंसर्न्ड बाय द गार्जियन, फोर्स एंड फ्रॉड। पहले क्या होता था कि गार्जियन जो है छोटी छोटी उम्रों में फ्रॉड और फ्रॉड से भी शादी कर दिया करते थे। तो इनको बच्चों को पावर दी कि आप 18 साल 21 साल जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो आप उस दौरान पे मैरिज को नल एंड वॉइड करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन कंडीशन है प्रेगनेंसी। अगर गर्ल या वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज शी हैज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, इस बात का पता लग जाता है क्योंकि 280 डेज का टाइम पीरियड है जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है कि प्रिज्यूम करते हैं कि क्या नाम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से
अगर लड़की प्रेग्नेंट है कितने भी डेज की, वो पता लग जाता है तो आप क्या नाम है उस मैरिज को वॉइडेबल करा सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस वॉइडेबल मैरिज की है कि इन कंट्रावेंशन में, इन कमियों में आप उस मैरिज को वॉइडेबल करा सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन द पार्टीज। पार्टीज पे डिपेंड है, उसको वॉइड करा ले या वैलिड करा ले। अब एक्सेप्शंस क्या है, इसके एक्सेप्शंस भी है कि एक्सेप्शंस, नो पिटीशन फाइल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। मैरिज के दौरान अगर आपको पता लग जाता है और 1 साल के अंदर अंदर में आपको पिटीशन फाइल करनी होती है तो आप सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज को वॉइड करा सकते हैं। नंबर 2, पिटीशन फाइल कर दी कंसेंट या फ्रॉड से। ठीक है, कंसेंट कर लिया आपस में ही और फ्रॉड करने के चक्कर में आपने पिटीशन फाइल कर दी तो भी आप मैरिज को नल एंड वॉइड करा सकते हैं। तो ये हमारा जो मैरिज से रिलेटेड है कि वैलिड मैरिज क्या होगी, वॉइड मैरिज क्या होगी या नल मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल मैरिज क्या होगी, ये सारी बातें सब जो कंडीशन सेक्शन 5 की लिखी हुई है वैलिड मैरिज की, उस पर डिनोटेड है। अब आइए मैरिज में सेरेमनीज। सेक्शन 7 में सेरेमनीज देखी हैं। ये कंडीशंस तो होगी ही, बट सेक्शन 7 सेरेमनीज की बात करता है कि क्या क्या सेरेमनीज, किस टाइप से मैरिज होगी। तो नंबर 1, कन्यादान। जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, मदर फादर और रिलेटिव्स, जो वो अपनी पुत्री को, कन्या को एक तरीके से दान देंगे, गिफ्ट देते हैं एक तरीके से, तो उसे ही कन्यादान कहा जाता है। हिंदू में लगभग सभी को पता है कि किस तरीके से फादर मदर अपनी पुत्री को उसके हस्बैंड के हवाले करते हैं। आफ्टर दैट कन्यादान हस्बैंड की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फादर जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी ट्रांसफर हस्बैंड को कर देता है। हस्बैंड इज द गार्जियन ऑफ द वाइफ आफ्टर दैट कन्यादान। सेकेंड वन, पणिग्रहण। यानी कि होम। विवाह होम। नंबर 3 कंडीशन है सप्तपदी। मीन्स फादर अपनी पुत्री को, हस्बैंड को उसके कन्यादान करेगा। पणिग्रहण विवाह का होम होगा। और नंबर 3 सप्तपदी। सप्तपदी मीन्स आग जला के जो होम है उसके साथ फेरे लेना सप्तपदी कहलाता है। तो ये 3 कंडीशंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सेरेमनीज जिसे कहते हैं सेक्शन 7 के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए सेक्शन 8। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि मैरिज रजिस्टर्ड कराइए। देखिए, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट शुरू से ही 1955 से बताई हुई है, बट कोई कराता नहीं था जनरली, क्योंकि कस्टम और यूजेस हिंदू मैरिज एक्ट से भी ऊपर थे।
इन कंडीशन से भी ऊपर थे कि अगर किसी के कस्टम यूजेस में है कि ठीक है भाई, हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को नहीं मानते, हमारे कस्टम यूजेस में क्या नाम है, इस तरीके की मैरिज वैलिड है, तो वो मैरिज वैलिड होगी। सपिंडा रिलेशनशिप में भी वही पोजीशन थी कि कस्टम यूजेस को प्रिवेल कराया जाएगा। कस्टम यूजेस हमेशा ही ऊपर रहेगी, इस बात को एचएमए में दिया हुआ है मैरिज के लिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के जागरूकता थी नहीं। रजिस्ट्रेशन मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज वही कराते थे जिनको कि क्या नाम है, फॉरेन में जाने के लिए, जॉब के लिए, वीजा के लिए या वैसी कोई रिक्वायरमेंट होती थी तो वो। लेकिन ये एग्जमेंट आई थी 2005 के आसपास, उसके अंतर्गत बोला गया कि हिंदुस्तान में रहने वाले लगभग सभी लोग अपने मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराएं। रजिस्ट्रार ऑफिस पहले से खुले हुए हैं, जहां पर जाकर के उनके टर्म एंड कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे तो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सॉरी ऑलरेडी मैरिज हो रखी है तो वो भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ऐसी कोई बातें नहीं है, ये कि नहीं कि नई मैरिज को ही आपको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर्ड मैरिज का ये बेनिफिट है कि आपको एक रजिस्ट्रार जो है आपके पास, रजिस्ट्रार के पास आपका डॉक्यूमेंट्स है और आप हस्बैंड वाइफ है, कहीं आपको कोई भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो आप शो ऑफ कर सकते हैं। ऐसे बाकी तो डॉक्यूमेंट्स ही हैं, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज बहुत जगह आपको बेनिफिट देता है। तो ये हमने एक प्रिसाइज करके हिंदू मैरिज एक्ट आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इसके बाद मैं आपको मॉमडन्स मैरिज के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ धन्यवाद।